हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं हस्मतुल्लाह खान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल HU खान केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 9 की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। कक्षा 9 की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी में हमने जो है पहले चैप्टर जो हमारा चैप्टर चल रहा था कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई यानी सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका जो है हम लोग आज 5वां पार्ट पढ़ेंगे। 5वें पार्ट में जो है हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूक्लियस के बारे में, यानी हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक केंद्रक की अगर बात की जाए तो आपको जब शुरू में सेल हम पढ़ा रहे थे, कोशिका पढ़ा रहे थे, तो कोशिका को जो है हमने कई भागों में बांटा था। कोशिका में कोशिका भित्ति और इसके अलावा जो हमने कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है, इन चीज़ों में जो है बांटा गया था। उसको आप लोग जो है पीछे रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्रक। देखिए, अगर केंद्रक की बात की जाए, न्यूक्लियस की बात की जाए, तो न्यूक्लियस जो है सभी प्रकार के जो है एनिमल्स और प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। परंतु जितने भी एक कोश के एनिमल होते हैं या एक कोश के प्राणी होते हैं, उनमें जो है अल्प विकसित होता है ये। यानी आपको कह सकते हैं हम लोग कि जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल होते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब जितने भी प्रकेंद्रीय हिंदी में कहते हैं, उनमें जो केंद्रक होता है पूर्ण विकसित नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो है केंद्रक कला जो होती है वो नहीं पाई जाती है। और केंद्रक एक सुविकसित केंद्रक तभी बनेगा जब उसमें केंद्रक कला, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन फाइबर्स और केंद्रक द्रव्य सारी चीज़ें पाई जाएंगी, तो वही विकसित हमारा केंद्रक माना जाएगा। लेकिन जो है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे जीवाणु और कुछ कवक में, ठीक है, या ब्लू ग्रेन एल्गी में पाई जाने वाली जो क्या नाम है केंद्रक होते हैं, जो जीवाणु इन सब में पाए जाते हैं, वो केंद्रक वो अल्प विकसित केंद्रक होते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रक कला का अभाव होता है। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी जो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सुकेंद्रीय कोशिकाएं, जितने भी सुकेंद्रीय कोशिकाएं यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। यानी जितने भी इसमें जो है क्या नाम है पार्ट होते हैं केंद्रक के, ठीक है, जितने भी केंद्रक के पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ, न्यूक्लियर पोर हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ, क्रोमैटिन फाइबर हुआ, यानी ये सारी चीज़ें पाई अगर जाती हैं तो उस केंद्रक को हम लोग जो है डेवलप्ड न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी विकसित केंद्रक बोलते हैं। तो जितने भी सुकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, जैसे जितने भी प्लांट की कोशिकाएं हो या एनिमल की कोशिकाएं हो, उनमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। अब बात करते हैं केंद्रक जो है किसी किसी एनिमल्स में एक होता है। केंद्रक जो है कितना होता है, एक होता है किसी किसी एनिमल में। और जिस एनिमल में केंद्रक एक होता है उस एनिमल को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर यानी एक कोश जो है एक यूनिन्यूक्लियर, क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म, यानी एक केंद्रकीय जीवधारी। और जिसमें जो है दो या दो से अधिक होता है तो उसको हम लोग जो है पॉलीन्यूक्लियर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियर। तो वैसे तो जनरली देखा जाए तो प्रत्येक कोशिकाओं में एक एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक भी होता है। जैसे आपको बता दें, एक होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है स्लीपर शेप्ड का होता है, चप्पल के आकार का होता है, चप्पल के जो सोल होते हैं उसके आकार का होता है। वो एक एनिमल है, समुद्री जीव है। उसमें जो पैरामीशियम होते हैं उनमें जो है केंद्रक दो होते हैं। एक होता है क्या नाम है मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस यानी जो है दीर्घ केंद्रक, और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस यानी लघु केंद्रक। तो उनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं एक सेल में। और जितने भी मोस्टली ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है केंद्रक कितने पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं, यानी वो सब यूनी जो है न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये तो बात हुई केंद्रक कैसे होते हैं, किस प्रकार की कोशिकाओं में और कितनी संख्या में हो सकते हैं। अब अगर केंद्रक की बात की जाए तो केंद्रक की खोज जो है सबसे पहले सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी, सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को जैसे आप लोगों को बताया गया था माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वैसे ही केंद्रक का एक और उपनाम होता है
इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल यानी किसी भी कोशिका का ब्रेन कहा जाता है इसको, केंद्रक को, क्योंकि जो केंद्रक होता है, जितने भी शरीर में हमारे उपापचयी क्रियाएं होती हैं या कोशिकीय उपापचयी क्रियाएं होती हैं, सबका नियंत्रण केंद्रक ही करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे बॉडी में हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे पूरे बॉडी का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार से पूरे सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो सभी क्रियाओं का नियमन करता है, नियंत्रण करता है। इसीलिए इसको जो है ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस में जो है विभिन्न कोशिकांग विभिन्न पार्ट पाए जाते हैं, निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। सबसे जो पहला भाग होगा वो होगा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी हिंदी में केंद्रक कला बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है भाग वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी हिंदी में कहते हैं केंद्रक द्रव्य। उसके बाद जो तीसरा होता है मुख्य पार्ट वो होता है न्यूक्लियोलस, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है। और इसके अलावा एक भाग और होता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी क्रोमैटिन और इंग्लिश में भी क्रोमैटिन धागे कहते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग तंतु भी बोल सकते हैं। ये धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। अब चलिए एक एक अंगों की बात की जाए, एक एक भागों की बात की जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो बाहरी कवरिंग के रूप में होता है, यानी बाहरी आवरण के रूप में होता है, जो दो परतों का बना हुआ होता है, जो दो परतों का बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस में द्विपरतीय होता है, दो परतों का बना होता है। और कहीं कहीं पर ये दोनों परतें जो है एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रिक्शन के कारण, संकुचन के कारण दब जाती हैं, और वहीं पर एक छिद्र का निर्माण हो जाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर पोर होता है वो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक है भाई, केंद्रक के बाहर क्या होता है, कोशिका द्रव्य, और कोशिका के द्रव्य के बाहर क्या होता है, कोशिका कला होती है, और पूरा जो है इस प्रकार से कोशिका का निर्माण होता है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है, यानी जो न्यूक्लियर का छिद्र है, वो इसके अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स का, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म का, और जो सेल के अंदर जो क्या नाम है वो पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य बोलते हैं, उनका स्थानांतरण में मदद करता है, उनमें स्थानांतरण करता है। कुछ यहाँ से जो है लिक्विड वहाँ जाते हैं और कुछ जो है पदार्थ यहाँ आते हैं, ठीक है, यानी स्थानांतरण में मदद करता है। अब थोड़ा सा आगे आइए, ये तो हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात। दूसरी बात अगर करें कि न्यूक्लियोप्लाज्म की, यानी केंद्रक द्रव्य की, तो केंद्रक द्रव्य जो होता है एक प्रकार से जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है भाग पाए जाते हैं, और भी बहुत छोटे छोटे जो है लिक्विड मटेरियल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, यहाँ तक कि क्रोमैटिन धागे भी होता है, इसी में तो बिखरा हुआ पाया जा रहा है। क्रोमैटिन धागे होते हैं, तमाम तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उसके बाद न्यूक्लियोलस की बात करें, केंद्रिका की बात करें, तो केंद्रिका जो है आप ध्यान से देखिए, केंद्रिका में हमने वैसे देखिए तो ये परत विहीन होता है, कोई परत का बना नहीं होता है, इसमें कोई आवरण नहीं होता है न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में। इसमें हमने बीच में जो है नीला करके डाट डाट से बनाया हुआ है, और बाहर जो है काले से डाट डाट करके बनाया हुआ है। जो काला वाला भाग है वो उसका ग्रेनुलर भाग होता है, यानी दाने नुमा भाग होता है, और अंदर वाला भाग जो होता है वो लिक्विड नुमा होता है, यानी द्रव के आकार, द्रव के समान होता है। इस प्रकार से न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो पार्ट होता है, इसका सबसे प्रमुख पार्ट होता है वो होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो होता है धागे नुमा संरचना होती है। ये जो धागे नुमा संरचना होती है यही बाद में कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्र का निर्माण करती है। हमारी बॉडी में, हमारे प्रत्येक सेल्स में जो है किसका निर्माण करती है, गुणसूत्र का निर्माण करती है। जो गुणसूत्र का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। गुणसूत्र का आकार कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग जानते हैं मानव के शरीर के प्रत्येक कोशिका में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से गुणसूत्र की संरचना होती है। यहाँ पर जो है कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, ठीक है। ये सब आर्म है गुणसूत्र के, बाह जिसको बोलते हैं हम लोग, और इनको हम लोग एक आधा गुणसूत्र बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है एक आधा गुणसूत्र है, और आधे गुणसूत्र को
यानी आधे भाग को, गुणसूत्र के आधे भाग को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स, यानी हिंदी में कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र का निर्माण कौन करता है भाई? ये करता है क्रोमैटिन, यानी क्रोमैटिन धागे ही जो है गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन ये कोशिका विभाजन के समय करते हैं। यानी जब कोशिका विभाजन हो जाता है उसके बाद जो है क्या नाम है, जब पूरी तरह से कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है उस समय जो है गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। किसके द्वारा? क्रोमैटिन के द्वारा। कोशिका विभाजन थोड़ा सा बात कर ली जाए। जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन, वो हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं, चाहे वो हमारा जेनरेटिव भाग हो, यानी जो है क्या नाम है जनन कोशिकाएं हो, या हमारे कायिक कोशिकाएं हो। ठीक है, जनन कोशिकाएं जैसे मतलब है जैसे शुक्राणु है, अंडाणु है, ये सारी चीज़ें ये जनन कोशिकाएं होती हैं। सभी कोशिकाओं में जो है कोशिका विभाजन पाया जाता है और एक कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन जो है दो प्रकार से होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री, और वैसे होता है असूत्री भी, लेकिन ये कुछ जीवों में ही पाया जाता है। तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री में एक सेल से जो है दो सेल का निर्माण होता है और दोनों सेल में जो है क्या नाम है बराबर बराबर गुणसूत्र होते हैं जितने पेरेंट में थे। जैसे कोई पेरेंट है और पेरेंट से जो है किसी दो जो है सेल्स का निर्माण हुआ, तो जितने पेरेंट में क्रोमोसोम रहेंगे उतने ही दोनों सेल में रहेंगे जो बने हैं उनसे। तो ये होता है समसूत्री विभाजन। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें जो है एक सेल से जो है 4 सेल्स का निर्माण होता है, 4 सेल का निर्माण होता है। उसमें जो है आधे गुणसूत्र रहते हैं, इसलिए उसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इंग्लिश में मियोसिस कहा जाता है। इसमें जो है क्या होता है, एक सेल से मान लीजिए एक कोई सेल है जिसमें 2n क्रोमोसोम है, यानी द्विगुणित क्या नाम है क्रोमोसोम है। तो इससे जो 4 सेल बनेंगे और चारों में जो है आधे आधे क्रोमोसोम रहेंगे। यानी मान लीजिए अगर 46 यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है एक कोशिका में, तो जो नई कोशिकाएं बनेंगी उसमें सब में 23 क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, यानी 4 सेल्स का निर्माण होता है एक सेल से अर्धसूत्री विभाजन में, और चारों में जो है आधे आधे जो है गुणसूत्र होते हैं। ये जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, वो हमारी जनन कोशिकाओं में होता है, जैसे शुक्राणु वगैरह में। शुक्राणु में जो है 23 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अंडाणु में भी 23 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तभी 23 शुक्राणु के और 23 अंडाणु के मिलकर जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं, और जाइगोट से ही जो है शिशु का निर्माण होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। बाकी हमारे शरीर के सभी पार्ट में जो है लगभग समसूत्री विभाजन ही होता है, और समसूत्री विभाजन में जो है बराबर बराबर जो है 46 क्रोमोसोम का निर्माण होता है। अगर एक से दो कोशिकाएं बनती है, दोनों में 46 क्रोमोसोम रहेंगे। तो इस तरह से जो है ये गुणसूत्र की बात हो गई। अगर गुणसूत्र को हमें ठीक से देखना है तो इसके लिए जो है कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स आते हैं, जैसे आयोडीन रंजक आता है या सेफ्रेनिन रंजक आता है। इस रंजक के द्वारा हम अगर किसी कोशिका को रंगे तो हमें गुणसूत्र अगर माइक्रोस्कोप से फिर देखें तो हमें बहुत ही आसानी से जो है कुछ रंगे हुए पदार्थ के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, अन्यथा गुणसूत्र जो हमें दिखाई नहीं देता है। गुणसूत्र जो है जब विभाजन के दौरान, यानी जो क्रोमैटिन धागे हैं वो विभाजन के पहले ही इस प्रकार से होते हैं, लेकिन जब विभाजन हो जाता है, ठीक है, तो गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। यानी क्रोमैटिन धागे जो है विभाजन के पहले की अवस्था है, क्रोमैटिन धागे उसमें पहले की अवस्था में दिखाई देते हैं, और जब विभाजन हो जाता है तो उसी से जो है गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य पार्ट हैं जो केंद्रक के भाग होते हैं, जो केंद्रक में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है केंद्रक में आप देख रहे हैं या बाहर जो है केंद्रक के बाहर, यानी जो बाहर वाली लेयर है, परत है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने कहा था, वहाँ से जो है कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जलिका जो है उससे जुड़े हुए होते हैं। अंतर्द्रव्यी जलिका पर यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कुछ राइबोसोम के जो है कण लगे हुए हैं, वहाँ पर जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, जो केंद्रक होता है मुख्यतः किसी भी कोशिका के बीचों बीच लगभग पाया जाता है। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये तो बात हुई केंद्रक की। केंद्रक होते क्या हैं, कितने भाग होते हैं, और कौन कौन से भाग में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। अब बात करेंगे हम केंद्रक के जो है फंक्शन की, कार्य की, कि केंद्रक का जो है कार्य क्या होता है। तो सबसे प्रमुख कार्य होता है केंद्रक का कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना। कोशिका के अंदर जो है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रित करना, यानी सबसे प्रमुख कार्य होता है कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। इसीलिए इसको जो है ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य होते हैं केंद्रक के, जैसे जो है DNA का निर्माण केंद्रक ही करता है, यानी केंद्रक का जो क्रोमैटिन धागा होता है वही जो है DNA RNA यानी गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, और जो है अगर बात करें तो ये जो है यानी केंद्रक, इसमें भी और भी बहुत सारे कार्य इसके हो जाएंगे। जैसे ये अनुवांशिक गुणों का भी नियंत्रण करता है,
जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, आनुवांशिक गुणों का भी नियंत्रण करता है। यह डीएनए की पुनरावृत्ति व अनुलेखन में सहायक होता है। डीएनए की पुनरावृत्ति, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं, वो आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति करता है और उसका अनुलेखन यानी जो है एक प्रकार से उस डीएनए के कोड को पहचानने में, डीएनए में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके अनुलेखन में भी मदद करता है। ठीक है, अगर देखा जाए डीएनए के और भी कुछ कार्य होते हैं तो इसमें डीएनए क्या नाम है, अगर केंद्रक के और भी कुछ कार्य देखे जाएं तो इसमें जो है बहुत प्रकार के, इससे जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है वो तो जो है राइबोसोम का निर्माण करता है। तो एक फंक्शन ये भी हो जाएगा कि इससे जुड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसका निर्माण करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये केंद्रक का सबसे प्रमुख कार्य हमने बता दिया आपको। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब अगला हमारा टॉपिक है गाल्जी काय। गाल्जी काय भी एक प्रकार का कोशिकांग है। जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, राइबोसोम पढ़ा था, उसी प्रकार से एक कोशिकांग हमारा क्या है, गाल्जी काय है। गाल्जी काय की अगर खोज की बात की जाए तो सन 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी। सन 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी। इसी कारण जो है इस अंग का नाम गोल्जी काय रखा गया। जो गोल्जी काय होता है वो एक महीन थैलीनुमा कणविहीन संरचनाओं के रूप में पाया जाता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जलिका से जुड़ा हुआ होता है। यह मुख्यतः यानी गाल्जी काय जो है मुख्यतः वसा और प्रोटीन का बना होता है। वसा और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए तो जो गाल्जी काय होता है वो जंतु कोशिकाओं में प्रायः एक पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में प्रायः एक होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में ये बहुत सारे होते हैं। पादप कोशिकाओं में ये एक से अधिक होते हैं। ठीक है, अधिक होते हैं। पादप कोशिकाओं में क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। कौन, गाल्जी काय। लेकिन एक बात और, जंतु कोशिकाओं में उसको गाल्जी काय नाम दिया जाता है, लेकिन गाल्जी काय को ही पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम का नाम दिया जाता है। डिक्टियोसोम का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम का नाम दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि डिक्टियोसोम है क्या चीज़, तो ये भी एक प्रकार से गाल्जी काय ही है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में उसको गाल्जी काय बोलते हैं और गाल्जी काय को ही पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम बोलते हैं। गाल्जी काय में अगर देखा जाए तो कुछ थैलीनुमा संरचनाएं दोहरी परत वाली होती हैं। दोहरी परत वाली थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जिन पर कई जो है छोटे छोटे जो है गोलाकार जो है ऊपर नीचे वेसाइकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वेसाइकल्स पाए जाते हैं। ये जो वेसाइकल्स ऊपर वाला है इसको हम लोग सेक्रेटरी वेसाइकल कहते हैं। ये जो वेसाइकल होता है कुछ पदार्थों का, जैसे गोंद का, रेजिन का, ठीक है, इन सब का जो है श्रावण करता है, निकालता है पादपों में। खासकर ये पादपों में गोंद रेजिन का श्रावण जो है कौन करता है, यही जो गाल्जी काय होता है उसका जो सेक्रेटरी वेसाइकल यानी स्रावी नलिकाएं बोलते हैं इनको, स्रावी नलिकाएं यही करती हैं। नीचे भी जो है कुछ वेसाइकल्स पाए जाते हैं और बीच में जो है कुछ थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो कई परतों वाली होती हैं। ठीक है, कई संख्या में होती हैं। इस तरह से कई संख्या में होती हैं और परत जो है इनकी दोहरी परत की बनी हुई होती हैं। और किससे बनी हुई होती हैं, वसा और प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। गाल्जी काय की खोज किसने की, सन 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी। ये कहाँ पाई जाती हैं, ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतु और पादप कोशिकाओं में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती हैं। जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या प्रायः एक होती है और पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या जो है प्रायः एक से अधिक होती है। जंतु कोशिकाओं में इन्हीं को गाल्जी काय कहा जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में इनको जो है डिक्टियोसोम कहा जाता है। भाई ये तो हुई गाल्जी काय की संरचना की बात। अब अगर गाल्जी काय की कार्य की बात की जाए तो इनका सबसे प्रमुख अगर कार्य देखा जाए तो ये जो होते हैं कुछ गोंद, अभी हमने बताया कि गोंद, रेजिन, इन सब पदार्थों का श्रावण करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में तांबा, जस्ता, लोहा, इन पदार्थों का जो है अवशोषण भी करते हैं। इन पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त जो गाल्जी काय होता है शुक्राणुओं का अग्रपिंडक का निर्माण भी करता है। गाल्जी काय शुक्राणुओं के अग्रपिंडक का निर्माण भी करता है गाल्जी काय। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है जो गाल्जी काय होता है, वो जो कोशिका विभाजन होती है यानी कोशिका का बंटवारा होता है तो विभाजक पट्ट का निर्माण करता है। यानी कोशिका के विभाजन में विभाजक पट्ट
यानी सेल प्लेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। सेल प्लेट का निर्माण करता है, सेल प्लेट का निर्माण करता है गोल्जी काय। तो ये इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं जो है गोल्जी काय के। क्या क्या प्रमुख कार्य हैं इसमें जो है, सेक्रेटरी वेसिकल्स द्वारा यानी जो स्रावी नलिकाएं द्वारा होती हैं, इनके द्वारा जो है कुछ गोंद, रेजिन इस तरह के जो है पदार्थों का श्रावण होता है। इसके अलावा तांबा, लस्ता जो है जस्ता, लोहा इन पदार्थों का जो है अवशोषण करता है, शुक्राणुओं के अग्रपिंडक का निर्माण करता है। और इसके अलावा कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है उस समय जो है कोशिका प्लेट यानी कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होता है। प्लांट सेल में ये कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होता है भाई। तो इस तरह से आपको हमने जो है गोल्जी काय के बारे में बता दिया। गोल्जी काय होता क्या है, किसने खोज की, क्या क्या संरचनाएं इसमें होती हैं और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा इसके नीचे, चाहे तो ये डायग्राम जो है आप लोग बना सकते हैं। ये गोल्जी काय का जो है डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो समाप्त हुई और इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है कोशिका जीवन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं या जो है इकाई, ये वाला जो चैप्टर है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो चैप्टर है आप लोगों का ये इस तरह से इस वीडियो के साथ समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।